गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। प्लांट्स और एनिमल्स को जो कंजर्व किया जाता है ना, कंजर्वेशन जो है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हम उन्हें क्यों कंजर्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये वाले के बारे में थोड़ा बहुत आपने 7th में भी पढ़ा होगा, और 7th में टॉपिक आया भी था कि संरक्षण क्या होता है। उसी हिसाब से फिर आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो काजीरंगा वाला है, लोकचाऊ वाला वन्य जंतु अभ्यारण्य जिसके अंदर वन्य जंतुओं को कंजर्व किया जाता है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो हैं ये सारे के सारे संरक्षण के लिए हैं। कोई पौधे के संरक्षण के लिए हैं, कोई जंतुओं के संरक्षण के लिए हैं, कंजर्व करने के लिए हैं। तो संरक्षण, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि संरक्षण का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ संरक्षण की, तो संरक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। तो इसका मतलब होता है, कंजर्व करने का मतलब बचाना एक तरीके से। रक्षा मतलब क्या होता है? बचाना। तो इसमें आ रहा है ना, देखो, रक्षण। रक्षण मतलब रक्षा करना, बचाना मतलब कोई चीज़ जो ख़त्म हो सकती है उसको बचाना, या कोई बहुत ज़्यादा थी अब धीरे धीरे वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, तो उनको किसी तरीके से, उनकी जो नंबर डिक्रीज़ हो रहा है उसको किसी तरीके से रोकना, तो संरक्षण कहलाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि संरक्षण, हम पौधों से बात करते हैं। पौधे जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको पता है कि पौधे सबसे पहले हमारे लिए क्या काम होता है पौधों का, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, जो ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद होती है, वैसे तो उसका परसेंटेज है कि वो इतनी % मौजूद रहती है, लेकिन हम लोग लेते रहते हैं ऑक्सीजन को। अगर ऐसा हो कि हम लिए जा रहे हैं और कितनी ज़्यादा जनसंख्या और हम लिए जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन वो बैलेंस जो बना रहता है वो इस वजह से बना रहता है कि जो पौधे हैं ना, वो पौधे CO2 को लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और बदले में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक साथ वो दो फायदे कर रहे हैं हमारे लिए। एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जो आपको पता है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ी कारण है गैस, वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक तो ये उस गैस को वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। और दूसरा फ़ायदा जो हमारे लिए वो है कि वो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन दे रहे हैं वापस। तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और इन्वायरमेंट में फिर हम क्या छोड़ते हैं? CO2। तो इसका मतलब जो ये बैलेंस बना हुआ है ऑक्सीजन का, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये किन वजह से है? ये पौधों की वजह से है, वृक्षों की वजह से है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमें जो ये चैप्टर है संरक्षण, इसका उद्देश्य क्या है, या ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जंतु अभ्यारण्य या जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि अगर आप अपने एक काम करना, आप अपने ना किसी भी दादा दादी या किसी भी आपके बुज़ुर्ग लोग हैं जो आपके घर में, या आपके अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि शुरुआत में क्या आपका गांव या आपका शहर ऐसा ही दिखाई देता था जब वो छोटे थे? तो आपको कारण मिलेगा नहीं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी, और आजकल क्या हो गया है, या तो कहीं पर फैक्ट्री खुली हुई है, या घर बने हुए हैं, या जो खेत थे वो भी क्या हो गए हैं? बहुत कम हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वहाँ पर वनों की कटाई हुई है, पेड़ों की कटाई हुई है। अब ये जो पेड़ों की कटाई होती है, ये किस लिए की जाती है? शुरुआत में तो हम क्या करते थे? घर बनाने के लिए, पता है ना, घर बनाते थे, जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे उनको साफ करके घर बनाने लगे, वहाँ पे रहने लगे, और ऐसे कर करके हम बहुत सारी चीज़ों में उनको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हम वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का मतलब क्या है बेटा? यहाँ वनोन्मूलन, यहाँ पे आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है ना, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या है? कि जो फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है, उसका मतलब क्या है? वनों को समाप्त किया जा रहा है एक तरीके से। वन प्लस उन्मूलन, वनों को समाप्त करना। किस हिसाब से? क्योंकि वो जो वन की भूमि थी, जहाँ पर पेड़ थे, वहाँ उसको काट कर उस भूमि का कुछ और उपयोग में लाया जा रहा है।
लेकिन उस वन को तो काट दिया ना, उस फॉरेस्ट को तो वहाँ पे ख़त्म कर दिया ना। तो यहाँ पर उनका पहले हम ये बात करते हैं कि हम ये वृक्षों की कटाई जो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो वन है, जंगल हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम काटते थे कृषि के लिए, उस क्षेत्र को यूज़ में लाने के लिए। कृषि मतलब जैसे आप गेहूँ बोना है, बाजरा बोना है, अगर बहुत सारे पेड़ कटे हो तो आप सोचेंगे कि इस एरिया को साफ़ करके ना यहाँ पे फसल बोलेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, ठीक है ना, घर और कारखाने बनाने के लिए। तीसरा, जो लकड़ी कटती है उससे आपको क्या बनाते हो, लकड़ी के तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आपके घर में। आप एक बार अपनी आँखें घुमा के देखो, आपको पता चलेगा कहीं पर बेड रखा है, कहीं पर खिड़की है, कहीं पर दरवाजे हैं, कहीं पर आपको टेबल दिखाई दे रही है, कहीं पर आपको चेयर दिखाई दे रही है, वुडन वाली चेयर भी होती है ना। तो यहाँ पर आपको जितनी भी दिख रही होगी, ज़्यादातर जो आपको दिख रहे हैं दरवाजे, बेड, ये सब किसके होते हैं, ये सब लकड़ी के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फर्नीचर बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का कर रहे हैं। और लकड़ी कहाँ से आएगी, पेड़ के काटने से। और पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, वनोन्मूलन, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट जो कटिंग हो रही है उस वजह से हमारी जो पृथ्वी है बहुत सारी चीज़ों से एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है हमारी वजह से, क्योंकि हमने पेड़ काटे, वापस लगाए नहीं उतने। अगर हम 100 पेड़ काट रहे हैं और वापस में 100 लगा रहे हैं तो इम्बैलेंस होता ही नहीं, कभी भी संतुलन जो है कभी बिगड़ता भी नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने पेड़ काट लेते हैं, अपना फ़ायदा देखा, बाद में ये नहीं देखा कि हमने पेड़ भी लगाना चाहिए था। अगर आप कहीं पर कोई पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में 5 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, 4-5 पौधे, ताकि वो बड़े होकर पेड़ बन सकें और आपकी जो आपने क्षति की है वहाँ पे वो थोड़ी बहुत उसका आप पूर्ति कर पाएँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मान लो किसी ने पेड़ काटे, मान लो किसी ने जंगल काट दिए, तो ये वनोन्मूलन से हुआ क्या। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारक हैं। पहले तो ये कारक बता रहे थे, एक तो हमने दिया कि हमने क्या दिया कि हमारे कारण है। ये क्या है बेटा, भीषण सूखा। भीषण सूखा होता है ना जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, वहाँ पर जब पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते, तो ये भी कारक है, ये नेचुरल है। वो सब क्या थे, वो सब हमारे किए हुए थे। दावानल होती है बेटा जब अग्नि लग जाती है, जंगलों में एकदम से आग पकड़ लेती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो सूखे पत्ते आग पकड़ लेते हैं, वो आग फिर पूरे जंगल में फैल जाती है और इस तरीके से पूरा जंगल का जंगल ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ जीव जंतु वहाँ पर मतलब मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो हैं ये दोनों क्या हैं, एक दावानल और एक प्राकृतिक कारक है भीषण सूखा। तो ये दोनों प्राकृतिक कारक हैं, ठीक है। वो सब क्या थे, हमारे मैन मेड थे, हमने किए हैं, वो कोई नेचुरल नहीं था। अब दूसरी बात कि इस वनोन्मूलन से क्या परिणाम हो रहे हैं, हमारा क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें क्या दिक्कत है। अब सोच के देखो, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, मान लो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, ठीक है, ये हमने बना दिया, ये बहुत सारे पेड़ हैं। अब हमने क्या किया, पहले हम सोचते हैं कि जब ये पेड़ थे तब ये क्या कर रहे थे, ये पूरे वायुमंडल के अंदर से CO2 ले रहे थे और वापस में क्या छोड़ रहे थे, ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। बैलेंस बना दिया था इन्होंने। जो CO2 एक्सेस हो रही है, जब हम कोई व्हीकल चलाते हैं तो CO2 निकल रही है, हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकल रही है। तो ये जो एक्सेस वाली CO2 थी, ये तो क्या कर दी, ये तो छोड़ दी, और वापस उन्होंने क्या छोड़ा इन्वायरमेंट में, वहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ा। इसका मतलब CO2 जो है वो ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो है छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हमने क्या कर दिया, अब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आरी आई, हमने इन सारे पेड़ों को काट दिया। अब काट दिया तो क्या हो गया, ये CO2 जो ली जा रही थी वो यहीं इस वायुमंडल में प्रेजेंट रहेगी, कोई इसे नहीं लेगा, ठीक है। और जो ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में छोड़ी जा रही थी उसको क्या कर दिया, उसको अब ये वापस जो ये दे रहे थे, ये कैसे देंगे, ये तो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको कौन सी गैस बढ़ती हुई नज़र आ रही है वायुमंडल में, CO2, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हमारी जो धरती का है ताप ये बढ़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा आपने, ठीक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से वायुमंडल में गर्माहट हो जाती है, गर्मी बढ़ने लग जाती है। तो वो रीज़न कौन है, वो गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, CO2 है, ठीक है। तो ये जो संतुलन बिगड़ा प्राकृतिक, वो किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, हमने उनकी कटाई कर दी।
अब यहाँ पर एक बात लिखी है, इसको समझने की कोशिश करना। इन्होंने लिखा है वनोन्मूलन से एक और जहाँ वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है, ये बताओ। तो ये दोनों चीज़ें आप देखो, पानी कैसे कम हुआ है, पहले तो ये समझो कि वनोन्मूलन से पानी कहाँ पे, वर्षा जो होती है वो वर्षा कैसे कम होती है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप ये समझो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी बताया कि पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो अब क्योंकि हमने वनोन्मूलन कर दिया तो हमारी पृथ्वी के अंदर, वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की जो ऊष्मीय विकिरण होती है उनको ग्रहण कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है, ये इतनी टफ जो लाइन लिखी है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो ये सूरज है, ठीक है ना, सूरज से हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है और प्रकाश मिलता है, ये बात समझ में आ गई। और जो ये हमारी पृथ्वी है, जब ये ऊष्मा और प्रकाश दोनों यहाँ पर एंटर करते हैं, जो CO2 है ना, CO2 वो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, बाहर नहीं जाने देती। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर CO2 ज़्यादा होती है वायुमंडल के अंदर तो वो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगी, तो वो ऊष्मा पृथ्वी के अंदर ही रहेगी। अब सूरज तो हर रोज़ निकल रहा है, देखो कितनी सारी ऊष्मा आ रही है, तो धरती के अंदर ही रही जा रही है जहाँ पर CO2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारी धरती धीरे धीरे क्या होगी, गर्म होगी। तो धरती का जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसे तो हम बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल मतलब दुनिया, पूरी पृथ्वी, वार्मिंग मतलब गर्म हो रही है, इसको हम विश्व उष्णन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। विश्व उष्णन, बड़ा ऊ आदर्श है अण और न ये वाला। ठीक है, अब ये CO2 की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई उससे क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में अंतर हो चुका है, उसका जो तापमान है वो बढ़ चुका है। तो जो वाटर साइकिल होती है, जो जल चक्र होता है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बारिश नहीं होगी, क्योंकि जल चक्र क्या हो गया, असंतुलित हो गया। जो बारिश होके पानी नीचे आना था वो अब नहीं आ रहा, सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हो रही। ठीक है, ये तो हो गया सूखा पड़ने का कारण, जो आपको समझ में आ गया। अब जो दूसरा कारण था, जो मैं कह रही हूँ कि बाढ़ भी रोक सकते हैं पेड़, तो वो कैसे रोक सकते हैं ये समझिए। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लो ये बिल्कुल एक भी पेड़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, हम पेड़ चलो ग्रीन से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, यहाँ पूरी धरती ढकी हुई है पेड़ों से। अब आप मुझे बताओ, बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई तो यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर भी बारिश हो रही है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर दोनों साइड से बराबर बारिश होगी, कौन सी वाली में मिट्टी बह के जाएगी, मिट्टी कटेगी, जहाँ पे मिट्टी कहाँ से कटेगी, इस वाले में से कटेगी, इसमें मिट्टी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि पहला कारण, मिट्टी के सारे कण जो पेड़ों की जड़ों हैं उनके साथ बिल्कुल सटे हुए हैं। ठीक है ना, वो उसको छोड़ के नहीं जाने वाले। तो इससे दो फायदे होते हैं, जो ये जल यहाँ बारिश से आता है, ये इनकी पेड़ों की जड़ों से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ वाटर टेबल में। ठीक है ना, जो हमारा भूमि के अंदर भूमिगत जल होता है उसके अंदर पहुँच जाता है पेड़ों की जड़ों से होता हुआ। और दूसरा, क्योंकि ये मिट्टी के कण बंधे हुए होते हैं पेड़ों की जड़ों से, इस वजह से मिट्टी कहीं पर भी कट के नहीं जाएगी। लेकिन जो मिट्टी सिंपल ऐसे है और उस पर जब बारिश आएगा तो ये कट जाएगा, सीधे मिट्टी बह बह के जाने लगी कहीं पर। अब तुम सोच के देखो, एक में तो पानी धरती के अंदर जा रहा है, ठीक है, और एक में पानी बह रहा है और मिट्टी भी बह रही है, तो बाढ़ के चांसेस किस में होंगे, ऑफ कोर्स इसके अंदर होंगे। तो कहाँ पर पेड़ नहीं थे वहाँ पर बाढ़ आएगी, जहाँ पर पेड़ हैं वहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि सारा पानी धरती सोख लेगी, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो उसको पानी को सीधा सीधा धीरे धीरे सिप करके नीचे पहुँचा देंगी। ठीक है, तो इस वजह से वो बाढ़ को भी रोक सकती हैं। अब समझ में आ गया, सूखा भी रीज़न है पेड़ों के कटने से होने वाले परिणामों में एक, और दूसरा जो है बाढ़ भी आती है। तो दोनों अपोजिट है, हालांकि कि एक में बिल्कुल पानी नहीं है, एक में बहुत ज़्यादा पानी है, बट रीज़न अलग अलग है। ठीक है ना, सूखा हुआ है क्योंकि जो पृथ्वी का है तापमान बढ़ गया है,
विश्व उष्णन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और बाढ़ इस वजह से आई है क्योंकि पेड़ नहीं थे तो जड़ें नहीं थी तो मिट्टी जो है बह बह के जा रही थी, तो इस वजह से बाढ़ आ गई। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ यही है रीज़न, सिर्फ इससे यही परिणाम हुआ, सूखा और बाढ़ आया और कुछ नहीं हुआ? अब तुम सोच के देखो, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था यहाँ पर कि यहाँ पे बारिश होकर ये मिट्टी कट गई, तो मिट्टी की ऊपरी सतह, आपने 7th में पढ़ा था, सबसे ऊपरी सतह जो होती है ह्यूमस रिच होती है कि नहीं होती है? सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था ना, तो सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो सबसे ऊपरी परत होती है उसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बारिश आई, ये तो कट के कहीं चला गया, ठीक है ना, ये तो कट के चला गया, तो जो उपजाऊपन था धरती का वो तो कट के जा चुका ना कहीं और, पता नहीं कहाँ जाएगा। इसका मतलब जहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ पे पेड़ नहीं है और बारिश हो रही है, तो मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है वो चली जाती है, और इस वजह से वहाँ पे धीरे धीरे वो मिट्टी क्या हो जाएगी, कम उपजाऊ होती जाएगी, ठीक है ना। मृदा अपरदन की वजह से जो भूमि की ऊपरी परत हट गई है, उसकी वजह से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता जो है कम हो जाती है, और इसी वजह से वहाँ पर मरुस्थलीकरण होना शुरू हो जाएगा। मरुस्थलीकरण क्या होता है बेटा? मरुस्थलीकरण होता है मतलब वहाँ पर जहाँ पर पेड़ पौधे अच्छी तरीके से ना लग सकें। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ से देखो, मृदा की ऊपरी परत हटने से, मृदा की ऊपरी परत हटने से चट्टानें दिखाई देने लगी, इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होगी, अभी बताया था ना, कटने लग गई वो, उससे उसकी उर्वरता में कमी होती है। उर्वरता मतलब उसकी उपजाऊपनता, उसकी फर्टिलिटी, ठीक है ना। सोइल जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी उतनी अच्छी होती है। अगर वो बंजर होने लग जाएगी तो अच्छा कैसे होगा, उसमें फसल ही नहीं होगी, पेड़ पौधे ही नहीं उगेंगे, तो धीरे धीरे जो वो उसकी उर्वर क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से वो किस में चेंज हो जाएगी, वो मरुस्थल में बदल जाएगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मरुस्थलीकरण। क्या कह रहे हैं हम? मरुस्थलीकरण।